हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है साइंस बाय शुभम त्यागी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एनसीईआरटी पेज नंबर 5। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का जिसका नाम है सीड ड्रिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors। यहाँ पर कहा गया है कि आज के दिनों में जो सीड ड्रिल को यूज़ किया जाता है, ये बीजों को बोने में यूज़ किया जाता है, बीजों को बोने के लिए यूज़ किया जाता है और इस सीड ड्रिल को ट्रैक्टर्स की हेल्प से चलाया जाता है। This sows the seeds uniformly at equal distance and depth। और सीड ड्रिल के थ्रू जो बीजों को बोया जाता है उससे बीज इक्वल डिस्टेंस और इक्वल गहराई पर ही बोए जाते हैं। It ensures that seed get covered by soil after sowing। और ये सुनिश्चित करता है कि सीड अच्छे से कवर हो चुके हैं बोने के बाद। अब इससे फ़ायदा क्या होता है वो देख लेते हैं। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो बीज हैं जो सॉइल के अंडर बरी डाउन हो चुके हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं बर्ड्स के खाने से। नेक्स्ट चलते हैं। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और अगर हम सीड ड्रिल की मदद से बीजों को बो रहे हैं तो ये हमारा टाइम भी बचाता है और हमारी लेबर भी बचाता है। एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, एक बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं क्या बताया गया है हमें इसमें। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। एक नर्सरी है मेरे स्कूल के पास। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। और उसमें छोटे छोटे कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। और क्वेश्चन पूछा गया है कि ये छोटे छोटे प्लांट्स इन बैग्स में क्यों रखे गए हैं। तो इसका आंसर आपको इस पर्पल कलर के नेक्स्ट पैराग्राफ और इस नेक्स्ट बॉक्स में हमें मिलेगा। सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। कुछ प्लांट्स के सीड्स जैसे कि पैडी हो गया जिसको हम धान बोलते हैं, इनको सबसे पहले नर्सरी में उगाया जाता है। और जैसे ही ये थोड़े से ग्रो कर जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं और इनको क्या कर लिया था, ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है फील्ड में मैन्युअली। मैन्युअली का मतलब हाथों से। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट में उगाए जाने वाले प्लांट्स और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स को भी नर्सरी में पहले उगाया जाता है, उसके बाद उनको ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plants। देखिए, एक फिक्स डिस्टेंस की ज़रूरत होती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच। अगर आप चाहते हो कि उससे बहुत अच्छी यील्ड हमें मिले, बहुत अच्छी हमें फसल मिले। देखिए, अगर जो प्लांट्स हैं आपस में ओवर क्राउडेड रहेंगे, एक दूसरे के बहुत पास पास रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है फ्यूचर में, क्योंकि ओवर क्राउडिंग वहाँ पर होगी और आपकी जो फसल है वो अच्छे से नहीं आपको यील्ड प्रोवाइड कर सकती है। दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और देखिए इसके और क्या फ़ायदे हैं कि अगर आप ओवर क्राउडिंग रोक रहे हो, आपके जो प्लांट्स हैं वो एक अच्छे डिस्टेंस पर लगे हुए हैं। देखिए उससे फ़ायदा क्या होता है कि प्लांट्स को अच्छी सनलाइट मिलती है, अच्छे से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अच्छे से वाटर मिलते हैं। तो देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, ओवर क्राउडिंग नहीं रहेगी। इट मीन्स एक प्लांट दूसरे प्लांट से काफ़ी डिस्टेंस पर होगा। काफ़ी डिस्टेंस पर होने की वजह से उसको बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, सनलाइट मिलेगी, वाटर मिलेगा और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अब जब ग्रोथ बहुत अच्छी होगी तो उससे यील्ड बहुत अच्छी आपको मिलेगी, फसल बहुत अच्छी होगी। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स may have to be removed to prevent overcrowding। और ऐसे टाइम पर आप कुछ प्लांट्स, आप उनको जो ओवर क्राउडिंग वाले जो प्लांट्स है, जो प्लांट्स ओवर क्राउडिंग हो रही है वहाँ पर आप उसको हटा भी सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को भी।
Adding manure and fertilizer, the substance which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizer. देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और किस लिए, जिससे कि हेल्दी ग्रोथ हो जाए प्लांट्स की, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या बताया गया है। आई सो अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। मैंने कुछ हेल्दी क्रॉप्स, कुछ हेल्दी फसलें देखी एक फार्म में। इन द नेबरिंग फार्म, और उसके ही पड़ोस के फार्म में, द प्लांट्स वर वीक, जो प्लांट्स थे दूसरे फार्म के वो काफ़ी कमज़ोर थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर, और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमने यहाँ पर पहला फार्म लिया, इसके प्लांट्स बहुत अच्छे से बहुत अच्छी यील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ उनकी है, और उसी के बगल में जो प्लांट यहाँ पर जो फार्म है इसकी यील्ड बहुत कम है। प्लांट्स की बात करें तो वो भी काफ़ी वीक नज़र आते हैं। तो ऐसे इनका क्या रीज़न है? देखिए, सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। सॉइल सप्लाई करती है मिनरल्स को प्लांट्स तक। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज़, कुछ एरियाज़ में फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ एरियाज़ में क्या होता है कि फार्मर एक के बाद एक क्रॉप ग्रो करता रहता है सेम फील्ड में, बीच में कोई गैप नहीं देता वो। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, और उस फील्ड को अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ता। उस जो फैलो का मतलब होता है, ये होता है बंजर, उसको लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, इसका मतलब कि उसको खाली नहीं छोड़ता, कंटिन्यू वहाँ पर कल्टिवेशन करता रहता है। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स, तो आपको इमेजिन करना है कि न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होता होगा। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर आप कंटिन्यूस कल्टीवेशन कर रहे हो, एक क्रॉप आपने लगाया, उसके बाद कंटिन्यू आपने दूसरा क्रॉप लगाया, उसके बाद तीसरा क्रॉप लगाया, तो देखिए इससे क्या होता है, आप जैसे ही आपने एक क्रॉप लगाया तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स होगा सॉइल में उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब कंटिन्यू आपने एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप लगा दिया, तो इससे होगा क्या, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो तो पहले वाले क्रॉप ने एब्जॉर्ब कर लिए, सेकंड वाली फसल के लिए, दूसरे वाली फसल के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम बचे हैं। तो चलिए आपने दूसरी वाली फसल भी लगा दी, उसके बाद उसको भी कट किया, बिना टाइम गंवाए आपने तीसरी फसल भी वहाँ पर लगा दी। अब उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स तो बचे ही नहीं, क्योंकि सॉइल को टाइम मिला ही नहीं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, उन न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने के लिए। तो देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर, तो इसलिए फार्मर्स को मैन्योर ऐड करना पड़ता है टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग बोलते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर आप इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग करते हो तो आपके जो प्लांट्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा वीक रहेंगे। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है मैन्योर की। तो मैन्योर होता क्या है? मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि डिकम्पोजिशन के बाद बनता है प्लांट्स और एनिमल वेस्ट के। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है सड़न। जब प्लांट्स और एनिमल को डिकम्पोज किया जाता है, जब इनको सड़ाया जाता है, इन पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, तो मैन्योर की फॉर्मेशन होती है। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर क्या करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट को गड्ढों में दबा देते हैं और छोड़ देते हैं उसको डिकम्पोज होने के लिए। द डिकम्पोजिशन इज़ कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जो डिकम्पोजिशन होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज
इसको करते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और ये जो डिकम्पोज्ड हुआ मैटर है ये यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह। लास्ट और सेकंड लास्ट लाइन में हमें कहा गया है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6th। आपने क्लास 6th में वर्मी कंपोस्टिंग नाम का टॉपिक पढ़ा होगा। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है आप अर्थवॉर्म की हेल्प से, अर्थवॉर्म की जिसको हम फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं, अर्थवॉर्म की हेल्प से आप उस सॉइल को जो पहले से उपजाऊ नहीं है आप उसको उपजाऊ बना रहे हो, आप फर्टाइल बना रहे हो। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 6, और पेज नंबर 6 पर टॉप पर हमें एक्टिविटी दी गई है लेफ्ट हैंड साइड में, और एक्टिविटी नंबर है ये एक्टिविटी 1.2। बहुत इजी एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हो। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। सबसे पहले आप मूंग की जो दाल होती है इसकी इनको लीजिए, और ग्राम मीन्स चने के बीज को लीजिए और उनको आप जर्मिनेट करिए। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स, और इसके बाद आप 3 मूंग के सीडलिंग्स लीजिए, 3 ग्राम के सीडलिंग्स लीजिए। बहुत छोटे छोटे से पौधे ले लीजिए, इक्वल साइज़ के होने चाहिए, सेम साइज़ के होने चाहिए। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। आप 3 खाली ग्लासेस ले सकते हैं, आप डिस्पोजेबल ग्लासेस जो घरों में होते हैं आप उनको कंसिडर कर सकते हैं, और उनके ऊपर सबसे पहले ए के ऊपर आप ए डालिए, दूसरे के ऊपर बी डालिए और तीसरे के ऊपर सी आप मार्क कर सकते हैं। 2 ग्लास ए, जो सबसे पहला वाला ग्लास होगा हमारा ए, जिस पर आपने मार्क किया होगा कैपिटल ए, उसमें आप सॉइल डालिए और सॉइल के साथ थोड़ा सा उसमें काऊ डंग डालिए जो कि एक मैन्योर होगा। ग्लास बी में आपको क्या डालना है, अगेन आपको उसमें सॉइल डालनी है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अमाउंट आपको डालना है यूरिया का। जो थर्ड ग्लास होगा जिसमें आपने मार्क किया होगा सी, इसमें भी आपको सॉइल डालनी है। सॉइल के साथ आपको यहाँ पर ना तो आपको यहाँ पर ना तो काऊ डंग डालना है, इट मीन्स मैन्योर आपको नहीं डालना, और ना ही आपको यूरिया डालना, इट मीन्स आपको ना ही यहाँ पर फर्टिलाइज़र डालना है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास, और आपको इन तीनों ग्लासेस में सेम अमाउंट ऑफ वाटर फिल करना है। और उसके बाद एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम, और इसमें आप वो छोटे छोटे से पौधे लगा देंगे। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, और आप इनको डेली पानी दीजिए और एक सेफ प्लेस पर आप इनको रख दीजिए जहाँ से ये गिरे नहीं। आफ्टर 7 to 8 days ऑब्ज़र्व देयर ग्रोथ, और 7 से 10 दिन के बाद इनकी ग्रोथ को आप ऑब्ज़र्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमें बताया गया है कि डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस। क्या ये सभी जो प्लांट्स हैं जो हमने ग्लासेस में रखे थे ये सेम प्लेस पर उग रहे हैं। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कौन से ग्लास में बेटर ग्रोथ हो रही है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और इनमें से किस ग्लास में जो ग्रोथ है वो फास्टेस्ट है। तो चलिए देखिए हमने क्या किया था, हमने एक ग्लास में लिया था, सबसे पहले काऊ डंग हमने मिलाया था, हम कह सकते हैं मैन्योर हमने मिलाया था। जो ग्लास बी था इसमें हमने यहाँ पर फर्टिलाइज़र मिलाया, और जो थर्ड ग्लास था इसमें यहाँ पर हमने ना तो फर्टिलाइज़र मिलाया ना ही हमने काऊ डंग मिलाया। तो आप देख सकते हो जो ग्लास बी है इसमें जो सीडलिंग्स हैं, जो छोटे छोटे से पौधे हैं, इनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइज़र मिला है। फर्टिलाइज़र केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। सेकंड नंबर की जो ग्रोथ हो रही है ये काऊ डंग वाले ग्लास में हो रही है, इट मीन्स ग्लास नंबर ए जो ग्लास नंबर फर्स्ट था हमारा जिसमें हमने काऊ डंग मिलाया था। काऊ डंग यहाँ पर एज अ मैन्योर वर्क कर रहा है।
मैन्योर भी एक टाइप का हम कह सकते हैं यहाँ पर खाद है, लेकिन ये एक जैविक खाद हम इसको बोलते हैं, ये कोई केमिकल नहीं होता। और सी में आप देख सकते हो थर्ड ग्लास में, यहाँ पर देखिए ग्रोथ भी बहुत छोटी छोटी से प्लांट्स हैं, बहुत छोटे छोटे से सीडलिंग्स हैं, क्योंकि हमने इन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सिर्फ वाटर और सॉइल का ही इस्तेमाल किया, ना तो हमने यहाँ पर यूरिया डाला, ना ही हमने यहाँ पर मैन्योर ऐड किया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। फर्टिलाइज़र्स की डेफिनेशन बताई गई है, फर्टिलाइज़र्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है आपको। फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र्स केमिकल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। इट मीन्स उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई फर्टिलाइज़र का आप पैकेट लेकर आए, उसमें सल्फ़र ज़्यादा है, कोई आप एक फर्टिलाइज़र लेकर आए जिसमें यूरिया ज़्यादा है, कोई आप एक पैकेट लेकर आए जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिच ये हमारे केमिकल्स होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, और ये मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं? फर्टिलाइज़र्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज़। देखिए इसका यही मेन पॉइंट यही है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। देखिए फर्टिलाइज़र का जो प्रोडक्शन होता है वो फैक्ट्रीज़ में होता है, और हमने NCERT पेज नंबर 5 पर पढ़ा था कि जो फर्टिलाइज़र है यहाँ का, तो देखिए हमने इस पर पढ़ा है कि फर्टिलाइज़र का जो प्रोडक्शन होता है फैक्ट्रीज़ में होता है, और मैन्योर का जो प्रोडक्शन होता है वो डिकम्पोजिशन से होता है, जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को हम डिकम्पोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स आर, और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं फर्टिलाइज़र्स के, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK, ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसकी फुल फॉर्म होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर हम चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या बताया गया है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज़। अब फर्टिलाइज़र्स के यूज़ की बात यहाँ पर बताई गई है। अगर आप फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं जो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, तो इससे क्रॉप्स की एक बेटर यील्ड, हमें बेटर फसल हमें मिलती है, जैसे कि वीट हो गई, पैडी हो गई और मेज़ हो गई। बहुत अच्छी हमें फर्टिलाइज़र डालने के बाद फसल मिलती है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स हैज़ ऑल्सो मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर आप एक लिमिट में फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो फर्टिलाइज़र का, तो इससे हमारी सॉइल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है। फर्टिलाइज़र्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइज़र एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। वाटर से बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है वाटर फर्टिलाइज़र्स के यूज़ से। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर। तो देखिए अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी और वाटर पोल्यूशन से अपनी सॉइल को बचाना है, अपने फील्ड की जो हेल्थ है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो हमें फर्टिलाइज़र का सब्स्टिट्यूट देखना पड़ेगा, जो कि हमारे पास है, जो मैन्योर है। और एक और इसका तरीका है, लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स। आप दो क्रॉप्स, जैसे कि आपने एक फसल उगाई और दूसरी फसल आप उसके बाद उगाओगे, तो उनके बीच गैप रखिए, जिससे जो हमारी सॉइल है ये क्या करेगी, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं, जो पहले वाली फसल ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, उन न्यूट्रिएंट्स को वो वापस से गेन करेगी अगर आप एक फसल और दूसरे फसल के बीच गैप रखते हो। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल। अगर आप यूज़ करते हो मैन्योर का, तो ये इम्प्रूव करती है सॉइल के टेक्सचर को, एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और इससे वाटर की जो रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज़ होती है।
इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, और दोबारा से खोए हुए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस आ जाते हैं सॉइल में। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज़ थ्रू क्रॉप रोटेशन। एक और यहाँ पर मेथड के बारे में बात की गई है जिससे हम खोए हुए जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हम पा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। और ये कैसे होता है क्रॉप रोटेशन, कि आप एक क्रॉप और दूसरे क्रॉप, जैसे आपने एक क्रॉप लगाया एक फील्ड में, उसके बाद आप किसी और टाइप का क्रॉप लगा दीजिए, सेम क्रॉप को मत लगाइए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपने एक पहले इसमें शुगर केन लगाया और उसके बाद फिर से हम शुगर केन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्रॉप रोटेशन नहीं हो रहा। आपने एक बार शुगर केन लगाया, आप किसी दूसरी फसल का वहाँ पर यूज़ कीजिए। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीज़न एंड वीट इन द नेक्स्ट सीज़न। यहाँ पर बताया गया है कि जो नदर्न इंडिया, जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि एक टाइम पर वो लेग्यूम्स प्लांट लगाते हैं, जो हमारे जो फलियाँ होती हैं इनके प्लांट्स को लगाए जाते हैं एक सीज़न में, और जो गेहूँ होते हैं इनको नेक्स्ट सीज़न में उगाया जाता है। दिस हेल्प्ड इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। और ये इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे सॉइल में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, सॉइल को बेनिफिट होता है, जिससे कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाते हैं। और मेनली लेग्यूम्स अगर आप प्लांट्स लगा रहे हो तो वहाँ पर ये इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया जा रहा है कि आप अडॉप्ट कीजिए ऐसी प्रैक्टिसेस को। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम। छोटी क्लासेस में जो आपने 6th-7th में आपने पढ़ा होगा राइजोबियम के बारे में, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। दीज आर प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। और ये कहाँ पर होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो फलियां वाले प्लांट होते हैं, उनकी जो रूट्स होते हैं उनके नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनका एक बहुत अच्छा फंक्शन होता है, वो होता है दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने वाली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं।